गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं साकिर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज महामैराथन क्लास जो चल रही है आपकी, जो एग्जाम पर अंतिम प्रहार है, वीडियो की एग्जाम पर अंतिम प्रहार, तो उसमें उसका सेकंड डे, कल की क्लास जरूर छोटी थी पर आज की क्लास बड़ी होगी। तो सब बच्चे पूरी क्लास अटेंड करना। अब एक बात हो रहा है आप लोगों के लिए, खास बात यह है कि जो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन करा रहा हूं वो ये नहीं है कि एक ही टॉपिक से लगातार, ये नहीं, सब टॉपिक से मिक्स क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, क्योंकि अपना कोई भी टॉपिक रहना नहीं चाहिए, सब टॉपिक अपने कवर होने चाहिए। एक टाइप से आपके लिए महामैराथन क्लास एक तरीके से आपके लिए टेस्ट हो रहा है। एग्जाम से पहले एक एग्जाम होती है ना, वही आपके लिए मॉक टेस्ट हो रहा है। आप लोग ये टेस्ट जरूर देवे सब बच्चे, और पूरे के पूरे क्वेश्चन सोल्व करें, अपने आप खुद भी सोल्व करें, और जो तरीका आपको मैं बताता हूं उस तरीके से आप सोल्व करें। जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे उसी तरीके से आप सोल्व करें। अब देखो, ज्यादा टाइम हम लोग नहीं लेंगे, और बाकी के क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा रहा हूं, तो टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। चलो फिर आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो पढ़िए। एक किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। काम एक ही है, दो अलग अलग व्यक्ति उस काम को अलग अलग टाइम में समाप्त करते हैं। एक तो 10 दिन लेता है, दूसरा कितने दिन लेता है, 15 दिन लेता है। अगर दोनों मिलकर के इस काम को करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे, वो आपको निकालना है। तो देखो, मैं आपको इसी क्वेश्चन के साथ एक अदर तरीके का क्वेश्चन इसमें और बनता है, वो भी आपको बताऊंगा कि ये तो दो व्यक्ति थे, दो से ज्यादा व्यक्ति अगर मिलकर काम करें तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, जो दिन समय निकालना है, मिलकर काम करने में लगा समय, वो आपको निकालना है। तो आपको क्या करना होगा बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो दिनों की संख्या दे रखी है उनको मल्टीप्लाई कर दो। 10 × 15 बटे 10 प्लस 15, यानी पहले तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दिनों की संख्या को मल्टीप्लाई, दिनों की संख्या का गुणनफल बटा दिनों की संख्या का योग। जब दो व्यक्ति मिलकर के काम करें, जब दो व्यक्तियों के अलग अलग काम करने की आपको, एक है क्षमता पर आधारित प्रश्न है, उसके बाद दक्षता पर आधारित भी करेंगे, मजदूरी वाले क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। तो समय कार्य पर हम लोग आज समय कार्य 5-4 क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपको दे दिया, तो अब देखिए 150 बटे 25 6 दिन, दोनों मिलकर के इस काम को करेंगे तो बच्चों 6 दिन का टाइम देंगे। अब आपको के दिमाग में यह बात आ रही है कि सर दो जने मिलकर के काम करते हैं, तब तो यह बात होगी, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अगर 2 से ज्यादा मिलकर व्यक्ति काम करे, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्ति, कितने भी काम कर सकते मिलकर, तब आपको क्या करना होगा। तो देखो, एक व्यक्ति जो ये जो डी मैं लिखूंगा यहाँ पर, वो क्या होगी, दिनों की संख्या होगी। तब आपको क्या करना होगा, 1/1/D1 प्लस 1/D2 प्लस 1/D3, इसी तरीके से आगे जितने भी व्यक्ति आपको। अब ये D1 D2 क्या है, यानी कि पहला व्यक्ति जितने दिन काम करने में ले रहा है, अकेला काम करने में, वो D1 है। दूसरा व्यक्ति जितना टाइम लेगा काम करने में, वो D2 है। तीसरा D3 है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर आपको 1 से ज्यादा, 2 से ज्यादा व्यक्तियों को दिया हुआ हो, यहाँ पर 2 का दे रखा है, तो 2 के में क्या करना है आपको, जब 2 व्यक्तियों का काम करने वाला क्वेश्चन हो, तब आपको क्या करना है, दिनों का गुणनफल बटे दिनों का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। एक किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। क्या कह रहा है कि ए में कोई व्यक्ति है, वो किसी काम को पूरा कितने दिनों में करेगा, 12 दिनों में कर सकता है। और जो बी है वो क्या है, उसकी कार्य क्षमता, जो कार्य कुशलता है, कार्य क्षमता है उसकी, अब क्या है, पहले क्षमता वाले कर रहे थे, अब दक्षता पर आधारित क्वेश्चन है। दक्षता पर आधारित क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर दक्षता पर आधारित क्वेश्चन कर रहे हैं। तो दक्षता पर आधारित क्वेश्चन में क्या है, क्या कह रहा है कि वो 60% अधिक ज्यादा दक्ष है, उसकी कार्य कुशल कितना है, 60% अधिक है। तो मान लिया एक 100% है उसकी, तो दूसरे कितनी हो गई, 160% हो गई बी की। तो अब बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो आपको एक बात बता दूं, जो दक्षता होती है, देखो ध्यान में रखना, दक्षता जिसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, दिनों की संख्या की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ई बराबर हो जाएगा बच्चों K/D। तो क्या है, यहाँ पर एक नियतांक है, और इसमें क्या होगा, फिर हम लोग E1 D1 इक्वल E2 D2,
अब ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज में लेंगे। E1 क्या है, यहाँ पर जो ए व्यक्ति है उसकी दक्षता, और D1 क्या है, जितने दिनों में ए काम कर रहा है, और E2 क्या है, बी व्यक्ति की दक्षता है, और D2 जितने दिनों में काम कर रहा है। तो D2 अपने को निकालना है यहाँ पर। तो E1 आपको कितना दे रखा है, 100% दक्षता है उसकी, 100 गुना D1 कितना दे रखा है, 12। फिर E2 आपको कितना दे दिया, 60% ज्यादा है तो 160 हो गया। फिर D2 आपको निकालना है, तो D2 निकाल लीजिए, 100 इंटू 12/160, 5 8 3 बजे 15, 15/2, ये कितना हो जाएगा, 7 सही 1/2 दिन। तो भी कितना टाइम लेगा, 7 सही 1/2 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कीजिए। ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि ए अकेला किसी काम को करेगा तो 12 दिन का टाइम लेगा, बी अकेला इसी काम को करेगा तो वो 18 दिन का टाइम लेगा। अब दोनों मिलकर के काम को शुरू करते हैं, पर काम पूरा होने से 3 दिन पहले एक काम को छोड़ देता है, तो काम पूरा कितने दिन में होगा, तो ये आपको निकालना है। तो देखो बहुत ही आसान तरीका है। जो काम कौन छोड़ रहा है, काम छोड़ रहा है बच्चों ए। काम कौन छोड़ रहा है, ए काम छोड़ रहा है। तो ए कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में अकेला काम कर सकता है, तो 12। फिर प्लस कितने दिन पहले छोड़ रहा है, 3 दिन पहले, तो 12 प्लस 3। अब इसको गुणा करना है, बी कितने दिन में कर सकता है अकेला, बी कर सकता है बच्चों 18 दिन में। अब बाकी किसका देना है इसमें, ए और बी जो दोनों का जो काम करने के अकेले काम करने की का जो टाइम है उनको जोड़ करके भाग दे देना उसका। 12 प्लस 18, 15 इंटू 18/30, 9 दिन, 9 दिन। बी अकेला उस काम बाद में 3 दिन तो बाकी का बी अकेला करेगा ना काम। तो अभी बी अकेला कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है, और ए अकेला कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। दोनों मिलकर के काम को शुरू करते हैं, 3 दिन पहले ए काम छोड़ करके चला जाता है। तो आपको ये बताना है कि काम पूरा कितने दिनों में समाप्त होगा, तो काम समाप्त होगा 9 दिन में। ठीक है बच्चों। तो जो काम छोड़कर जा रहा है उसमें जितने दिन पहले छोड़ रहा है उसके दिनों की संख्या प्लस वो जितने दिन पहले छोड़ रहा है वो जोड़ दो। फिर दूसरा जितने दिन में काम कर रहा है उसको गुणा कर दो, फिर भाग दे देना दोनों के काम करने के जो दिन है उनके योग का। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है बच्चों। क्वेश्चन पढ़िए। एक कार्य को 3 पुरुष 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसी कार्य को 6 महिलाएं 18 दिन में पूरा कर सकती है। इस कार्य को 2 पुरुष तथा 12 महिलाएं कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। देखो क्वेश्चन दिखने में हार्ड है, पर इतना हार्ड भी नहीं है जितना आप लोग इसको समझ रहे हो। कुछ भी नहीं है। देखो 3 पुरुष है तो पुरुष को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, एम से रिप्रेजेंट करेंगे। 3m गुणा 6। 3 पुरुष कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो 3m गुणा 6, तो m का मान हमें निकालेंगे हम लोग, m का और w का अनुपात निकालेंगे। फिर उसी से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे एकदम आसानी से, बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा। अब देखो ये 6 दिन में कर सकते हैं, तो उसी काम को तो वो भी तो कर रही है महिलाएं। वो कितनी है, 6 महिलाएं मिलकर के 18 दिन में कर रही है। तो 6w इंटू 18। ये रिलेशन पर आधारित क्वेश्चन है बच्चों, रिलेशन पर आधारित क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसको सोल्व कर लीजिए आप लोग। m बटे w को इधर लेकर आ जाओ, इनको उधर लेकर चले जाओ। तो 6 इंटू 18 बटे 18, 6 से 18 गया ना, 18 से 18 गया। अब कितना कुछ 6 और 1, तो m और w का अनुपात कितना हो गया, m और w का अनुपात हो गया 6:1। अब इनको आप लोग आगे से कहां पर आपको लिखना होगा वो देखो, बता देता हूं आपको पहले ही। तब देखो कितने पुरुष है, 2 पुरुष है, तो 2 मेन प्लस और 12 क्या महिलाएं हैं, 12 महिलाएं हैं, तो 12 वुमन। और ये कितने दिनों में कर रहे हैं हमें पता नहीं, तो 8 दिनों में कर रहे हैं, हमें निकालना है। अब ये किसके इक्वल होगा, ये इसके भी इक्वल हो सकता है ना। जो महिलाएं काम कर रही है वो भी तो उसी काम को कर रही है, ये भी उसी काम को कर रहा है, तो इसके इक्वल कर सकते हैं हम लोग। पुरुष वाले भी इक्वल कर सकते हैं। तो 3 पुरुष का कितना है, मान 6 है, और 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसके इक्वल हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो ये होगा ना, ये इतना इसके, और बाकी कितने दिनों में कर रहा है वो हमें देर का। तो अब देखिए n का मान कितना है, 6 है यहाँ पर। तो 2 गुणा 6
प्लस 12 गुणा 1 गुणा x बराबर ये कितना हो जाएगा 108 हो गया, 108 हो गया। ये ऐसे भी जिससे लिखा वैसे का वैसे लिखने दो, कोई बात नहीं, आपको काटने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया 12 प्लस 12 24 हो गया ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणा 6 बटा 24, 6 चौका 24, 4 3 ये 3 बार कट गया, ये 2 बार कट गया, तो 9 बटा 2 बराबर कितना हो जाएगा 4 सही 1 बटे 2 दिन, 4 सही 1 बटे 2 दिन, 4.5 दिन लगेंगे दोनों मिलकर के। अगर इस काम को ये जो आपको दे रखे 2 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर के इस काम को करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे 4 सही 1 बटे 2 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 3 पुरुष एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। 4 पुरुष तथा 4 बच्चे मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में चेंज किया, चेंज इतना सा है पिछले वाले क्वेश्चन की बजाय, इसमें जो दिन है, जो बच्चे और पुरुषों की संख्या तो अलग है, पर जो उनका काम करने का जो टाइम है वो सेम है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना, एक छोटा सा काम करना, आपको मिलकर के जो आपको दे रखा है कि 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर के काम को कितने दिन में करेंगे, तो ये आपको याद करने के लिए पहले तो जो दिन है उसको तो ऊपर लिख दीजिए 18 बटे। अब कितने पुरुष काम कर रहे हैं 4 पुरुष काम कर रहे हैं, पहले कितने कर रहे थे 3 पुरुष काम कर रहे थे, तो 4 बटे 3 प्लस अब कितने बच्चे काम कर रहे हैं 4 बच्चे काम कर रहे हैं, पहले कितने बच्चे काम कर रहे थे, पहले कर रहे थे 6 बच्चे काम। ये काम आपको करना है। अब ये 2 बटे 3 हो गए यहां पर, तो अब इनको जोड़ दीजिए। आप जोड़ोगे तो 18 बटे 6 बटे 3, ये 2 बार कट गया, तो ये इससे कट गया 9 हो गया। तो बच्चों कितना आ गया 9 दिन आ गया, 9 दिन इसका आंसर आ गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। एक इसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में तथा भी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकेंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्या कह रहा है कि एक अकेला है, वो किसी काम का 2/5 भाग है, वो करेगा तो 12 दिन लेगा, तो उस काम को पूरा करने में तो 2/5 भाग 12 दिन में करा तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 5/2 एक कितने दिन में पूरा करेगा काम को, वो आपको निकालना है। तो 5/2 इसको उल्टा कर दो, जो बेन है उसको उल्टा कर दो, फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 × 5 = 60, ये 12 से मल्टीप्लाई कर दो। छह बार कट गया, 6 × 12 तो 12 कितने बार गए, 6 बार कट गया, तो 6 कितना हो गया 30 हो गया। अब बी का निकाले हम लोग, बी कितने दिन में कर सकता है, तो बी 3/4 भाग तो 15 दिन में कर रहा है, तो वो पूरा काम कितने में करेगा 4/3 × 15, 4 × 20। अब आप दोनों मिलकर के ये काम कितने दिन में करेंगे, आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, दोनों मिलकर के काम कितने दिन में करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, दोनों के अलग अलग काम करने का आपको जब क्षमता दे दे तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, आप आसानी से निकाल सकते हो। दोनों के काम करने के जो दिन है उनको मल्टीप्लाई कर दो और भाग दे दो, तो उन्हें भी होगा। ठीक है, 30 × 20/30 + 20, 30 × 20/50, 12 दिन। बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है, 12 दिन है। आ गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, छोड़ी गई संख्या क्या है। यह निकालने के लिए बहुत ही आसान है, जो औसत आपको दे रखा है उसको संख्याओं से गुणा कर दो, बस इतना ही काम आपको करना है, संख्याओं से गुणा कर दीजिए। तो पहले आपको क्या है 5 × 18, तो पहले देखो गुणा करके उसको आपस में घटा दो। पहला काम आपको क्या करना होगा, संख्याओं को औसत से गुणा करो और फिर आपस में गुणा करके फिर उनको आपस में उनका अंतर कर देना। तो 5 × 18 हो गया, और दूसरे में क्या है कि एक संख्या कम हो गई, एक संख्या छोड़ दी, तो कितनी संख्या बची 4 बची, 18 में कितना हो गया 90, और 16 × 4 = 64, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 26 हो गया। जो संख्या छोड़ दी वो क्या है 26 है, जो संख्या हम लोगों ने छोड़ दी है वो बच्चों कितनी है 26 है, जो संख्या छोड़ दी वो 26 है। चलो फिर नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चन पढ़ो।
18 लगातार विषम संख्याओं का औसत 112 हो तो सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है विषम संख्या पर, तो आपको क्या करना होगा बच्चों, तो 18 लगातार संख्या होगा, विषम संख्या का औसत आपको दे रखा है 112 है, तो सबसे बड़ी विषम संख्या आपको निकालनी है। तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, 112 प्लस जितनी विषम संख्या है उसमें से एक कम करके जोड़ दो, 17। ये हो गया बच्चों 129। सबसे छोटी विषम संख्या आपसे पूछता तो 17 माइनस कर देते हैं। विषम संख्या की जब बात हो तब आपको ये काम करना है, औसत में आपको क्या कर देना है, एक कम संख्या जोड़ देनी है। बड़ी संख्या निकालने के लिए, छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करना है, एक कम संख्या घटा देनी है। तो 18 है तो 18 से एक कम संख्या कितनी होगी, 17 होगी, तो 17 जोड़ दो, 17 घटा दो, छोटी के लिए 17 घटा दो, बड़ी के लिए 17 जोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की आयु कितनी है, पुत्र की आयु कितनी है। माता और पिता की औसत आयु कितनी है, 35 वर्ष है, तो दो जनों की औसत आयु 35 वर्ष है, तो दोनों की औसत आयु का योग कितना है, 35 इंटू माता और पिता। फादर और मदर की जो आयु का योग है वो कितना है, 35 इंटू 2 बराबर 70। अब आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट आपको क्या दिया, कंडीशन में क्या दे रखा है कि एक उनका एकमात्र पुत्र और है, फिर माता पिता और एकमात्र पुत्र की औसत आयु आपको कितनी दे दी, वो दे दी तो 27 वर्ष। तो अब कितने दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो 3 गुणा 27 बराबर 81। अब आपको इनका योग तो मिल ही गया, तो इन तीनों के योग में से 2 का योग घटा दो, तो 27 81 माइनस 70 81 माइनस 70 कर दो तो कितना हो जाएगा बच्चों, 21 हो गया, 21 नहीं 11 हो जाएगा, 11 वर्ष। तो एकमात्र जो पुत्र है उनका, उसकी आयु कितनी है, 11 वर्ष है। नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चन पढ़िए। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 थी। 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने हेतु शेष 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होनी चाहिए। तो 10 ओवर में उन्होंने कितने रन बनाए हैं, टोटल 32 रन बनाए, तो यानी 3.2 की रन रेट से बनाए, 10 ओवर में बनाए हैं, तो टोटल कितने हो गए, 32 रन हो गए, 32 रन बनाए हैं। 282 का टारगेट है, तो 282 माइनस 32 तो कितना हो जाएगा, 250 आपके पास बच गया। अब ये कितने 250 कितने ओवर में बनाने हैं आपको, 40 ओवर में आपको बनाने हैं, 40 ओवर में आपको बनाने हैं। तो 6 चौके 24, फिर आपके पास कितना बच गया, 1 बच गया, 6.25 6.25 आ रहा है। तो जो लास्ट के जो 40 ओवर बच गए उनके अंदर रन रेट क्या होनी चाहिए, 6.25 होगी, तभी वो 282 का जो टारगेट है वो कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चन पढ़िए बच्चों। एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत, 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 रन बढ़ गया। उसकी 11 पारियों का औसत कितना है। 11 पारियों में मान लो उसने कुछ एक निश्चित औसत रन रेट थी, उसकी औसत रन था उसका 11 पारियों में। अब उसने 12वीं पारी में 129 रन बनाए, तो उसकी औसत रनों में 9 की वृद्धि होगी। तो आपको ये बताना है कि 11 पारियों में उसका औसत रन कितना था। तो 11 पारियों मान लिया कि उसका औसत रन कितना था बच्चों, x था, 11 गुना x। अब आपको क्या निकालना है कि 11 गुना x। अब 12वीं पारी में उसने क्या किया, 129 रन बना लिए, तो 12 पारी में उसका रन रेट कितना हो गया, वो हो गया बच्चों 12वीं पारी में, तो x प्लस 9 हो गया ना, रनों का औसत कितना हो गया, 9 ज्यादा हो गया। तो अब आपको क्या करना है, 11x प्लस 129 बराबर 12x प्लस 108। तो x वालों को एक साइड में ले लो, संख्या को एक साइड में ले लो, तो x बराबर 129 माइनस 108 बराबर 21। तो x बराबर आ गया 21, और x हम लोगों ने क्या माना है, 11 पारी में जो औसत है उसको हम लोगों ने क्या माना, x माना है।
पहले जो औसत था उसको हम लोगों ने क्या माना था x, तो 11 पाइयों का जो औसत है वो कितना आ गया 21 रन। 21 रन आ गए। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती क्या है। मध्यानुपाती निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो दो आपको संख्या दी है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 54 फिर पूरे का रूट कर दो, तो 6 × 54 कितना हो जाएगा। तो अब इसको आप लोग लिख सकते हो 9 × 6 = 54 होता है, तो 9 को क्या लिख सकते हो 3 × 3। अब एक दो दो के जोड़े बन रहे तो एक बाहर ले लो, अंडर में एक आप बनाओगे, आप अंडर निकालने के लिए क्या करोगे 6 × 3 = 18, ये आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, यदि x अनुपात y बराबर 7:3 हो तो xy + y² बटे x² - y² का अनुपात क्या हो। ये आपको निकालना है, तो देखो बहुत ही आसान है, कुछ भी हार्ड नहीं है। x और y का मान लिख देना और देखो सोल्व करना है इसको, बहुत ही आसान तरीके से सोल्व होगा। ये क्वेश्चन को सोल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। देखो इसका पहले तो हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा सरल कर लेते हैं इसको। तो इसको जो आपको मान ये इसे सोल्व करना आपको, तो आपको क्या करना होगा, y बाहर ले लीजिए पहले, तो y बाहर ले लिया तो आपके पास क्या बच गया x + y बच गया अंदर। फिर नीचे वाले में आपको इसको सोल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हो x - y × x + y, तो x + y से x + y कट गया। अब आपके पास क्या बच गया बच्चों, y बटे x - y आपके पास बच गया। अब y का भाग दे दो, ऊपर और नीचे y का भाग दे दो। इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, इसको लिख सकते हो x/y, तो 7/3 लिख दिया। अब आगे इसको सोल्व कर लो, तो y का भाग दे दिया, ऊपर तो 1 बच गया, नीचे क्या बच गया x/y - 1। तो अब x/y का मान रख दो इसमें 7/3, तो 1/7/3 - 1, तो 1/3 ऐसे ले लिया, 7 - 3 ऊपर चला जाएगा, तो कितना जाएगा 3/4, ये आ गया इसका आंसर। तो 3:4, 3:4 बन जाएगा। वैसे अनुपात में लिखना हो तो, पर यहाँ पर आपको बट्टे में लिखा रखा है, तो आपको क्या आंसर देना होगा 3/4। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, यदि a का 15% बराबर b का 20% हो तो a अनुपात b ज्ञात कीजिए। a अनुपात b ज्ञात करना है। a का 15% तो का मतलब मैंने आपको गुणा बताया था, तो a गुणा 15% है तो 15/100, फिर b गुणा 20/100। अब इनको a और b को एक साइड में ले लीजिए और बाकी संख्या को एक साइड में कर दीजिए, तो a/b बराबर 20/100 गुणा 100/15, 4/3, तो a अनुपात b बराबर कितना हो जाएगा 4:3, 4:3। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन पढ़िए, a b तथा c के वेतन क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में है। यदि b तथा c का कुल वेतन 12,000 रुपए हो तो a से c का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, एकदम बहुत ज्यादा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन में टाइम लगा बैठोगे और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो आपको ये क्वेश्चन यहीं पर पूरा हो गया अपना। इस क्वेश्चन में आपको क्या करा है, ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है 1:2:3 अनुपात दे रखा है, ये आपको दे रखा है। फिर क्या करा है, बी और सी का टोटल अनुपात, आप टोटल वेतन आपको दे दिया। फिर आपको क्या करा है, ए से सी का वेतन कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप इस अनुपात से निकाल सकते हो। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इस लाइन की, इस लाइन की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 1:2:3 अनुपात में है, तो एक ये कितना अनुपात, कितना ज्यादा है 2 अनुपात ज्यादा है, तो 200% आ जाएगा यहाँ पर, 200% अधिक है, 3 गुना है। सी का अनुपात कितना, उसका 3 गुना है, तो 3 गुना मतलब कितना होगा 200% ज्यादा, 200% अधिक, यह आएगा, ध्यान रखना। 300 ये पूछ ले कितना ज्यादा है, 200% अधिक है, कितना प्रतिशत है 300%। वो तो 300% हो रहा है या 100% हो रहा है, एक कितना है 200%, 3 अनुपात है, तो वो तो आधे हो गए, ये दोनों मिलाकर क्या अधिक बराबर है, तो उसका अपने आप हो गया ना 200% ज्यादा। ठीक है, ये बाकी की लाइन आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई, बस कुछ भी इनको सोल्व करना ही नहीं, आपको इसी से सोल्व कर लेना, टाइम बचेगा आपको। चलो फिर नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन पढ़िए, एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है, 24 किग्रा तांबे के साथ कितना जिंक निकालना होगा।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो 9 के अनुपात में आपको जो 9 का अनुपात है उसके बराबर कितना दे रखा है, आपको 24 की कितना दे रखा है, तो 4 के अनुपात में आपको निकालना है। तो सीधा सा काम है, 4/9 गुणा 24, सोल्व कीजिए इसको। 8 3 24, 3 8 चौका 32, 32/3 बराबर कितना हो जाएगा, 10 सही 2/3। कितना जिंक पिघालना होगा आपको, कितना किलोग्राम दे रखा है, तो आपको 10 सही 2/3 किलोग्राम जिंक का आपको पिघालना होगा। ज्यादा घूमने की कोई जरूरत नहीं है, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आप उससे पूरा माल निकालो, पूरा मिश्रण निकालोगे, वो निकालोगे नहीं, पूरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी से आप आसानी से यहां से निकाल सकते हो। बस आपको थोड़ी सी ट्रिक समझनी है। इसका आपको 9 का अनुपात दे रखा है, 4 का अनुपात आपको यहाँ पर निकालना है। तो 4/9 कर दो, बस 9 का अनुपात दे रखा, तो 1 अनुपात निकालो ना, इसमें भाग दोगे। 24 में 9 का भाग दिया, 1 अनुपात आ गया। फिर 1 अनुपात को 4 से गुणा कर दिया, तो 4 से मैंने यही काम किया, और क्या किया, कुछ भी नहीं किया स्पेशल। तो ठीक है, नेक्स्ट करो क्वेश्चन। बढ़िया बच्चों, एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगुनी तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपए है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? देखो, ये क्वेश्चन पटवार में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप ग्राम सेवक में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप लोग क्या करोगे, वहां पर सिक्के गिनते रह जाओगे। गिनना बिल्कुल भी नहीं है, गिनने लग जाओगे यार, 50 पैसे कितने, 25 पैसे इतने, 1 रुपए इतने, जोड़वा बैठ जाओगे। बिल्कुल भी टाइम मत लगाना। जो तरीका बताता हूं वो ध्यान में रख लो, एकदम कंठस्थ तरीका ध्यान में रख लो, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी आपसे। बस छोटा सा काम आपको करना है। पहला काम तो आपको क्या करना है कि आपको कौन कौन से सिक्के आपको देखने, तो 1 रुपए का सिक्का आपको देखना है। दूसरा आपको कितने का दे रहेगा, 50 पैसे का। तीसरा आपको कितने का दे रहेगा, 25 पैसे का। पहली कंडीशन तो आपको ये दे दी, ये थी। अब दूसरी कंडीशन आपको क्या कर रहा है कि जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है ना, वो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दुगुनी और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। तो 1 रुपया की बजाय 50 वाली कितनी है, 4 गुना है, और 25 पैसे वाली बजाय कितनी है, 2 गुना है। तो इनका अनुपात कितना हो जाएगा बच्चों, तो 1 रुपए का सिक्कों की संख्या तो 1 अनुपात है, और 50 पैसे वाला कितना है, 4 अनुपात, और उनका 25 पैसे वाला कितना है, 2 अनुपात। तो हो गया ना 2 गुना, तो इसका 4 गुना हो गया ना। पहला काम तो ये। दूसरा काम आपको क्या करना है, इन पैसों, इन्हें रुपए को पैसों में चेंज कर लो। तो ये 100 पैसे हो गए। अब इनको जो है अनुपात तो उससे गुणा कर दो पहले, तो अनुपात से गुणा करके उनका योग कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, 100 प्लस ये कितना हो जाएगा, 200 प्लस 50, टोटल कितना हो जाएगा, 350 हो गया। पहला काम तो आपने ये कर लिया। ये काम जरूरी है, वहां पर सिक्के गिनने की बजाय ये काम आसान रहेगा आपके लिए। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, 50 पैसे की सिक्कों का अनुपात कितना है, 4 है। टोटल रुपए आपको कितना दे रखा है, 56 रुपए आपको दे रखा है, और इसको 56 को पैसों में चेंज कर लो। 56 को पैसों में चेंज कर लो, ठीक है बच्चों। अब इसमें भाग किसका देना आपको, जो ये आया है मान, इसका भाग दे दो 350 का। ये कट गया, ये कितना हो जाएगा, 5 मिनट जैसे, ये 7 में जो 35, 7 से कट गया, 8 7 56। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 8 इंटू 2, तो 8 चौका 32, 32 जोड़ी 2, 64, 32 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 64 हो गया। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है, 64 है। और वैसे अगर आप लोग ये गिनने लगोगे, 50 पैसों के निकालोगे, फिर 25 पैसों की सिक्कों की संख्या निकालोगे, वैसे गिनते बैठ गए ना तो टाइम बर्बाद करोगे, फालतू के अंदर दूसरे क्वेश्चन और गलत करोगे। गलत नहीं करना आपको बिल्कुल भी, ठीक है। इस तरीके से निकाल लेना। पहला काम आपको क्या करना है, सिक्कों के जो आपको जितने जितने सिक्कों दे रखे उन सिक्कों को ऊपर लिख देना। उसके बाद में आपको क्या करना है बच्चों, उनका अनुपात निकाल कर, अनुपात या तो आपको दिया हुआ होगा या इस तरीके से देखा तो उसका अनुपात निकाल लीजिए, उनका अनुपात लिख लीजिए, और उसके बाद में सोल्व कीजिए। इनका अनुपात करके पैसों में चेंज कर लीजिए। पहले इनको सबको पैसों में रखिए, जो रुपए है उनको पैसों में चेंज करना आपको, ठीक है। आ गया समझ में आपके। चलो फिर नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन। बढ़िए, 10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4 वर्ष, द्वितीय वर्ष 5 वर्ष, प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5% तथा तृतीय वर्ष 6% हो। 1,000 रुपए नहीं बचा, 10,000 रुपए है टोटल। ये 10,000 रुपए का
10,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4%, द्वितीय वर्ष 5%, तृतीय वर्ष 6% हो। तो देखो बहुत ही आसान है निकालना, कुछ भी हार्ड नहीं है, चक्रवर्ती ब्याज है, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। तो देखो पहले काम क्या करेंगे, पहले वर्ष का पहले साल का निकाल देंगे, पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे। 10,000 रुपए अपने पास है, कितना ब्याज की दर क्या है, 4% है, तो 4/100, तो 20 से 20 कट गया, कितना आ गया, 400 आ गया। पहले साल में ब्याज मिलो 400 रुपया, चक्रवर्ती ब्याज है 400 रुपया में 10,000 और जोड़ दो, तो दूसरी साल को ब्याज निकाल दो। तो देखो 20 आप सुनते अलग सूत्र ले, अलग टाइम का बोलो है, तो बिल्कुल आसान काम है। तो अब क्या करना है आगे, तो 10,400 रुपया होगा, 10,400 रुपया होगा। आपको दर कितनी है, 5% है, तो 5/100 निकालो, किंतु 104 का 500 गुणा कर दो, 520 आपको। दूसरी साल को ब्याज कितना हो, 520 रुपया, दूसरी साल को ब्याज आपको 520 रुपया, 5% की दर से। ठीक है बच्चों, अब आगे तीसरी साल का अपने को निकालना है, तीसरे साल का अपने को निकालना है। अब ये आपको क्या कर लेना है, 10,400 रुपए थे, उसमें ये और जोड़ दो, तो कितने हो जाएंगे आपके पास, रहेंगे 10,920 रुपए हो जाएंगे आपके पास, 10,920 रुपए आपके पास हो गए बच्चों। और 6 की दर से आपको निकालना है, तो 1 0 से 1 0 ये कट गया। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, 1092 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, 6 दूनी 12 और 9 6 54, 54 1 55, और फिर ये कितना हो जाएगा, तो हो गया ना। तो होगा, अब एक -10 को भाग देते हो तो 655.2 आगा। अब आप ब्याजा में 3 आपस में जोड़ दो, तो 400, 520 और 655.2, तो 0.2 ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 1575.2 रुपए, 1575.2 रुपए, ये आंसर आएगा इसका। 1575.20 रुपए, 1575.2, पॉइंट के बाद में 0 लिखो या नहीं लिखो कोई बात नहीं, तो ये हो गया, यह आंसर आएगा इसका। बहुत ही आसान है, एक साल का ब्याज निकाल लेना, आसान रहेगा, ब्याज को जोड़ते जाना अगले साल में। ये ब्याज मैंने इसके मूलधन में जोड़ दिया, फिर नेक्स्ट जो दर सेम हो चाहे अलग अलग हो, कोई बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरीके से करोगे तो टाइम भी नहीं लगेगा, थोड़ा देखो थोड़ा बहुत कैलकुलस में तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, पर वैसे आप लोग करोगे गुणा भाग के चक्कर में फंस जाओगे, लंबा कैलकुलस आपका हो जाएगा। आपको लंबा कैलकुलस बिल्कुल भी नहीं करना है, इस तरीके से कर लेना क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन पढ़े बच्चों, 1,000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। अब अंतर पर आप लोग फॉर्मूला यूज करोगे, उसमें टाइम लगाओगे, वो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है। देखो आसान सा तरीका मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, उसी तरीके से एक आसान सा तरीका और आपको बता देता हूं। अंतर निकालने के लिए भी उसी तरीके से निकालोगे आप लोग आसानी से। 2 वर्ष 3 वर्ष के लिए आपको जब निकालना हो तो आप लोग उस तरीके को आसानी से सोल्व कर सकते हो, उस तरीके को यूज कर सकते हो, क्योंकि ये 2 वर्ष 3 वर्ष के लिए आपको ज्यादातर क्वेश्चन क्या पूछता है, 2 वर्ष 3 वर्ष के लिए पूछता है, तो ये तरीका आप आसानी से अप्लाई कर सकते हो। तो पहले तो 1,000 रुपए का पहले साल का ब्याज कितना होगा, 5/100, 1,000 गुणा 5/100, तो 50 रुपया ब्याज होगा। अब अंतर आपको निकालने के लिए कह रहा है ना, अंतर आपको निकालने के लिए कह रहा है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज निकालने के लिए क्या करते हो, आप मूलधन का ब्याज निकालते हो, ब्याज पर ब्याज और निकालते हो, ये काम करते हो ना आप लोग, फिर दोनों साल का ब्याज जोड़ देते हो। अब देखो मैं आपको एक काम बता दूं छोटा सा, देखो अंतर जब आपको निकालना हो ना, तो पहले साल का ब्याज तो दोनों के लिए सेम आएगा, दूसरे साल की ब्याज में थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि ब्याज पर ब्याज और लगेगा, ब्याज पर ब्याज लगेगा, तो इस ब्याज का निकाल लो ना, 50 रुपए का निकाल लो ना 5% की दर से, तो कितना जाएगा, 2.50 रुपए, ये आएगा अंतर इसका। कुछ भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है। 2 वर्ष का जब निकालना हो तो जब ब्याज पहले वर्ष का जो आपके पास ब्याज आता है ना, उस ब्याज का ही ब्याज निकाल दो,
बस यही अंतर होगा और कुछ नहीं होगा, इतना ही अंतर होगा, ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन बढ़िया बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आपके लिए। किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपए है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा? अब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। पहले वर्ष का ब्याज आपको मिल गया, चक्रवृद्धि ब्याज है, दर आपको दे दी। दूसरे वर्ष का आपको ब्याज निकालना है, मूल दर आपको नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, ब्याज से ब्याज निकाल लेंगे हम लोग। पहले वर्ष का तो अपने को पता ही है, तो फिर उसमें ब्याज पर ब्याज और लग गया, तो पहले वर्ष को तो ब्याज मिल रहा है अपने, मूल दर पर तो ब्याज मिल रही है एक साल को, तो वो तो जुड़ती दूसरी साल का लिए ब्याज निकाल दो है, तो 48 रुपए को 8% की दर से निकाल दो। 48 गुणा 8/100, 48 रुपए आ रहे हैं पहले वर्ष का ब्याज। तो ये काम कर दे, पहले काम तो ये काम करना है, तो और इसमें क्या जोड़ना है? 48 को और जोड़ देना है, यानी इस 48 का ब्याज अपने को निकाल करके 48 में ही जोड़ देना है, दूसरे वर्ष का ब्याज निकल जाएगा। तो करिए काम, ये 48 × 8 कीजिए, 8 64, 8 चौको 32 है, 38 100 का भाग दीजिए, 3.84 आ गया, और 48 प्लस 3.84 कितना हो जाएगा बच्चों? 51.84 रुपए। ये हो गए दूसरे वर्ष का ब्याज। सूत्र के चक्रों में पड़ जाओगे, टाइम बर्बाद कर दोगे अपना, वहां पर बैठे बैठे देखते रहोगे। बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करना, एक सेकंड आपके लिए वहां पर कीमती रहेगी, तो एक सेकंड भी आपको बर्बाद नहीं करनी है परीक्षा के अंदर। देखना ध्यान से, ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब विशेष करके तो मैथ के सवालों में, क्योंकि मैथ के सवालों में आप लोग क्या करते हो, मैथ रीजनिंग के सवालों में 1% में जो टाइम लगना चाहिए, उस टाइम को जितना टाइम 1% में लगना चाहिए उतना टाइम आपको उससे 4-5 क्वेश्चनों का टाइम 1% में लगा देते हो। क्यों लगा देते हो? क्योंकि आपकी अधूरी तैयारी होती है, अधूरी तैयारी मत रखना, पूरा का पूरा पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, संख्या 2137 की पावर 753 में इकाई अंक क्या है? दिखने में बहुत बड़ी संख्या दिख रही है, पर यह संख्या बिल्कुल भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है। इस क्वेश्चन का देखो, मैं आपको एक करने का एक आसान सा तरीका बता देता हूं। इस टाइप का क्वेश्चन, यही नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको इकाई अंक पर क्वेश्चन मिल जाए, सिंगल संख्या आपको मिल जाए, तब आपको क्या करना है? तो देखो, पहली आपको पता है 10 डिजिट होते हैं, तो 10 डिजिट में से 0, 1, 5 और 6, ये 4 डिजिट है अपने पास। 0, 1, 5, 6 ये अगर आपको मिल जाए इकाई अंक में, यहाँ पर 7 है, इनमें से नहीं है, ये अगर आपको मिल जाए, देखो ये क्वेश्चन तो बाद में सोल्व करेंगे, इससे पहले मैं आपको ये जो इकाई अंक का पूरा आपको इसी क्वेश्चन में सोल्व करना बता दूंगा, दूसरा क्वेश्चन हमको सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो देखो ये अगर आपको मिल जाए इकाई अंक में, तो पावर चाहे जितनी देते हैं, अगर इकाई अंक ये रहेंगे 0 इकाई अंक में, तो 0 का 0 रहेगा, 1 है तो 1 का 1 रहेगा, 5 है तो 5 का 5, 6 है तो 6 का 6 रहेगा। ठीक है, ये काम तो होगा। अब इनके अलावा भी 6 डिजिट बच गए, कौन कौन से बच गए अपने पास? 2, 3, 4, 7, 8 और 9, ये 6 डिजिट बच गए। अगर ये आपको मिल जाए, अब इनमें से एक मिल गया, 7 मिल गया अपने को, ये रहा 7, ये अगर आपको मिल जाए, तब आपको क्या करना है? जो पावर है ना, उसके जो लास्ट के 2 डिजिट है, लास्ट के 2 डिजिट है, उनको 4 से भाग दो। तो आपने 53 में 4 का भाग दे दिया, 53 में 4 का भाग दिया, तो 13 चौका पावर, 53 में 4 का भाग दे दो, 4 को भाग दे दिया, मान लो ये दे दिया, एक बार गया, यहाँ पर कितना बच गया? 13 बच गया, फिर यहाँ पर 12 हो गया, एक शेष में बच गया बस। अब भाग देना 4 का, फिर आपको जो शेष में बचता है वो पावर में यूज ले लो, तो 7 की पावर 1 मतलब 7, इकाई अंक कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब बात यह है कि 1 बच गया। अब कई बार आप लोगों को क्या भाग पूरा चल जाता है, तो आप लोग क्या होगा कि 0 कर देना, 0 मत कर देना, 0 मत करना, 0 की जगह 4 लिखना। मान लो कि आपकी जगह ये 52 होता, तो आप लोग क्या करते? तो 52 में पूरा जा रहा है, तो आपके पास शेष पर कितना बच जाता है? 0 बच जाता है आपके पास, है शेष पर कितना बच गया? पर तो ये हो गया ना, 4 इस तरीके से सोल्व करेंगे आप लोग। तो पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो सोल्व किया आप लोगों ने इसको, अब मान लो 52 आपके पास, 52 में आप लोगों ने पहले में थोड़ी सी गलती कर दी थी डायरेक्ट करने के चक्कर में। अब देखना, तो 4 का भाग दिया, 4, 1 आ गया, ये हो गया 12, ये हो गया ना। अब 0 बचे तो 0 नहीं लिखना, वहां पर लिखना आपको क्या? 4 लिखना है,
जीरो की जगह आपको क्या लिखना है, 4 लिखना है, पावर 4 को। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपके। तो आज हम लोग इतने क्वेश्चन सोल्व कराएंगे, बाकी के नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो कल भी आना सब बच्चे, और अपने दोस्तों को भी बताना। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को दबा दो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।